पिछड़ों को सत्ता की बागडोर थमाने की शुरुआत मगध साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही हुई थी, लेकिन उसके बाद समाज जातियों में बुरी तरीके से बंटता रहा और अब आलम यह है कि चुनावी गणित फिट बैठाने के लिए जातीय गठजोड़ के अलग अलग फॉर्मूले इजाद किए जाते हैं। ये सच है कि लोग विकास चाहते हैं, लेकिन गरीब अनपढ़ जनता क्या जाति से परे वोट डाल पाएगी? सवाल पेचीदा है, लेकिन हम श्वेत पत्र में सुलझाने की कोशिश करेंगे। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया है बिहार के लाला। पूरे देश की राजनीति एक तरफ और बिहार की दिलचस्प सियासत एक तरफ। देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। बिहार में धर्म को भी टुकड़े टुकड़े कर जातीय समीकरण बनाए जाते हैं। हिंदुओं में अगड़े अलग, पिछड़े अलग वोट डालते ही हैं। मुस्लिम भी पूरी तरह बटे हुए हैं। मुसलमानों के नाम पर सियासत बहुत सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन क्या किसी ने कौम के भले के लिए वाकई सोचा है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जब भी चुनाव होता है तो मुसलमानों के बारे में बोला जाता है कि वोट दो, हमको दो, हम तुम्हारा काम करेंगे। मगर ये सही है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान को कभी भी कोई भी भला नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो कोई पार्टी हो। मगर मुसलमान एक ऐसा व्यक्ति है कि वो सहमा रहता है और उससे ये दिखाता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी का भय दिखा करके लोग वोट लेते हैं। मगर एक चीज़ है, मुसलमान बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, बिहार में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए मुसलमान जन मन धन से उनका साथ है और ये उम्मीद रखता है कि अगर संसद में कोई मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ संसद में उठाता है तो वो हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही है। जिस तरीके से बिहार की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि मुसलमानों में भी अगड़े और पिछड़े में बांट कर और उसके बाद वोट लेने की कोशिश होती है। यहाँ ऐसा है कि मुसलमानों को एक दूसरे से लड़वा के और इसी का फ़ायदा उठा के सभी राजनीतिक दल वोट लेना चाहती हैं और मुसलमान इसी में बिछड़ रहे हैं और मुसलमानों को हर एक पार्टियाँ जो हैं बिखरा करके उसको बर्बाद करना चाहती है और हमेशा कोई भी पार्टी मुसलमानों के पक्ष में नहीं आती है। सारी पार्टियाँ जो है मुसलमानों को बरगलाने का काम करती हैं। तो इसमें एक चीज़ लगती है क्या कि अगर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों तो इस तरह से जिस तरह से बाकी पार्टियां बरगला रही हैं वो शायद अगर पढ़ाई पर फोकस कर दें, अगर पढ़ाई के लिए उतनी चीज़ें कर दें तो तस्वीर अलग हो सकती है। अभी तो सबसे अच्छी बात यह है कि मुसलमानों को समझने का बहुत बड़ा मौका मिल गया कि आज तक जितनी भी पार्टियां आ रही थी मुसलमानों को सिर्फ एक इस्तेमाल करने का काम कर रही थी, लेकिन राम कृपाल जी के बाद में अब मुसलमान बिल्कुल जागरूक हो गए कि हमारा रहनुमा कोई नहीं है, सब अपनी मफाद परस्ती के लिए काम करते हैं। बिहार की आबादी में 16.5% मुसलमान हैं। देश में किसी और राज्य में मुसलमान वोट की कसौटी पर उतने नहीं बटे जितने कि बिहार में। यहाँ मुस्लिमों की 27 जातियां हैं। पार्टी के मामले में सबकी अपनी अपनी पसंद। पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के वोटर भागलपुर दंगों और कमंडल दौर के बाद लालू के समर्थन में झुके। लालू जब बिहार की राजनीति में उभरे थे तो मुस्लिम, यादव और दलित वोटरों के बेजोड़ फॉर्मूले को तराश कर। यही वजह थी कि चारा घोटाले में नाम आने के बावजूद वो पत्नी के जरिए राज्य पर भी शासन करते रहे और संसद में भी पैठ बनाए रखी। उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश ने उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा दी। नीतीश प्रदेश के पिछड़े पसमंदा मुसलमानों के रहनुमा बन गए। बीजेपी की अगड़ी जातियों के वोट बैंक को मिलाकर वो लालू को पछाड़ने में कामयाब रहे। इस दफा जब बीजेपी से मनमुटाव हुआ तो झगड़े को भी वोट बैंक के रंग में रंग डाला। 17 साल के साझेदार का मुस्लिम विरोधी चेहरा अचानक दिखा। प्रधानमंत्री बनाने के लिए डटे रहेंगे। इस देश को जो हमेशा विभाजित करने की कोशिश होती है, इसलिए कि कुछ लोग हैं
जो आतंकवाद को कम्युनल चश्मे से देखते हैं, सांप्रदायिक रंग उसको देना चाहते हैं और सांप्रदायिकता का जहर समाज में घोलना चाहते हैं। लेकिन मजार पर चादर चढ़ाने और टोपी पहनने की राजनीति के बावजूद मुसलमान नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि जहां तक पिछड़े मुसलमानों का सवाल है, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। पसमंदा मुसलमानों की वो जिक्र करते हैं और उसी के आधार पर वो सोचते हैं कि एक हिस्सा मुसलमान का नीतीश ले जाएंगे, एक हिस्सा कांग्रेस, एक हिस्सा आरजेडी। क्या इन चुनावों में ऐसा लगता है कि मुसलमान अलग अलग जातियों में अपने आप को बांटेगा या एक कौम की तरह खड़ा होगा? नहीं, यहाँ के मुसलमानों के बारे में अगर बात कही जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो सेकुलर का जो झंडा लेकर के जो अभी जो गीत गा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 17 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन जब आपका रहा तो आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? आप जब बड़ा बड़ा कांड हुआ, जब बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई, तब भी आप सेंट्रल में मिनिस्टर थे, लेकिन आपने कोई भी आवाज़ मुसलमानों के लिए नहीं उठाई। जब आप बीजेपी से अलग हो गए हैं तब आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो ये सब झूठी बात है। मंडल कमंडल के दौर से निकलते हुए बिहार एक राजनीतिक पहेली बना रहा। पड़ोस में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन बिहार में जातीय गठजोड़ का एक अनूठा समीकरण निकला। यहाँ पर हुए सामाजिक मंथन से मुस्लिम, यादव और दलित का एक ऐसा गठजोड़ हुआ जो लालू यादव के पक्ष में रहा और साथ ही अग्रणी जातियों का ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए हुआ। मंडल कमंडल के दौर में 1995 से 2000 के बीच पार्टियों के जातिगत समर्थन की बड़ी अनूठी तस्वीर है। कांग्रेस के पक्ष में 1995 में 39.1% अगड़े वोटर थे, जो साल 2000 तक 15% रह गए। तो बीजेपी ने अगड़े वोटरों की संख्या 5 साल में 28.7 से 60.7 तक बढ़ती देखी। ओबीसी मतदाताओं का भी कांग्रेस में विश्वास घटा। ये 95 में 13.7 से 2000 में सिर्फ 5% पर रह गया। तो इसका सबसे अधिक फायदा लालू को मिला। 1998 में 28% से 2000 में 40.8% ओबीसी लालू के समर्थन में थे। इसी तरह जहां 1995 में 21.9% मुसलमान कांग्रेस के साथ थे, 2000 में बचे महज 6.6 और लालू बने 61.4% मुसलमान मतदाताओं की पसंद। लालू यादव ने दलितों को स्वर और स्वर्ग का वादा किया था। स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन स्वर उन्होंने सचमुच दिया था। मुश्किल तब होती है जब स्वर की ये राजनीति वोट की राजनीति में भी तब्दील होने लगती है। बिहार की कुल आबादी में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ समेत 17% अगड़ी जाति के लोग हैं, 15% दलित, 13% यादव, 5% कोयरी, 3.8% कुर्मी और 21.3% ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग। इस दफा बाकी समीकरण तो तय है, पर ईबीसी किसके साथ जाएगा, ये सवाल बड़ा है। अति पिछड़ा वर्ग में करीब आधा हिस्सा पासवान का है। अभी तक अति पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। इस दफा बीजेपी को उम्मीद है कि एक अति पिछड़ा पीएम उम्मीदवार उन्हें एक साथ ले आएगा। भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व न होता तो आज रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा न होता। सरकार के द्वारा हमरा ने सुविधा कोनो भेटले है। सवाल ये है कि क्या सालों से दबा कुचला ये वर्ग वाकई मोदी में अपना उत्थान तलाशता है? समाज के हित में जो काम करेगा उसी को न वोट दिया जाएगा। जी हमरा सहायता करते ओकरे वोट देवे। सोनिया मनमोहन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर कागज पर देखें तो इन चुनावों में नीतीश के पास कुर्मी, कोयरी और दलित मुस्लिमों का गठजोड़ है।
तो बीजेपी के पास अगड़ी जातियों के साथ रामविलास की वजह से पासवानों का समर्थन। अगड़े मुसलमान और यादव आरजेडी और कांग्रेस के साथ दिखते हैं। सही कहें तो बिहार में चुनावी गठबंधन पार्टियों से अधिक जातियों का गठजोड़ है। लगभग सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा हथियाने की कोशिश में आतुर रहती हैं। लेकिन ये भी सच है कि अलग अलग राज्य में कभी भी मुस्लिमों के हित की किसी ने सही मायने में सोची नहीं। 1989 में हुए भागलपुर दंगों की जांच के लिए ये आयोग अभी भी शहर के बीचों बीच बैठा हुआ है, जांच को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वोट बैंक की खातिर जातियों को रिझाया जा रहा है, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति को इन चुनावों में लगा है एक नया रोग। बिहार में एक दौर ऐसा आया जब लोगों ने अपने नामों के पीछे टाइटल लगाना यानी कि उपनाम लगाना छोड़ दिया। यानी कोई सिंह, सिन्हा, पासवान, शर्मा, यादव नहीं हुआ करता था, बल्कि मान लीजिए श्वेता सिंह की जगह श्वेता स्नेहा लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। जाने कि समाज में संतुलन लाने की कोशिश थी या फिर एक बटे हुए समाज में अपनी जाति छुपाने की कोशिश। इसकी शुरुआत हुई थी 70 के दशक में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया था कि बिहार बदल गया। जनेऊ तोड़े जाने लगे, लोगों ने अपने जाति सूचक नाम हटा लिए। लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद बन गए, नीतीश कुमार सिंह नीतीश कुमार। त्रासदी देखिए कि जेपी के सिपह सालार ही जातिवाद को उंगली पकड़कर वापस ले आए। जातियों को तराश कर, तोड़कर, जोड़कर अपना अपना वोट बैंक तैयार किया। राज्य के कद्दावर नेता एक ही आंदोलन से उपजे, लेकिन अलग अलग पगडंडियों पर चल निकले। मजे की बात यह है कि वो पड़ाव भी एक सा ही पकड़ते हैं। इत्तेफाक देखिए कि वंशवाद की सियासत देश में पुरानी हो चली है, पर बिहार में पहली बार इस रोग के लक्षण दिखे हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा की बेटी बहू अब जनता की अदालत में निकल गई है, निकल पड़ी है। जनता हमारी, ये हमारा सीट था, 10,000 से हमको नीतीश कुमार ने फोर्स टाइट करके हरवाया था। लालू यादव राजनीति से दूर रहने के लिए कानूनन मजबूर है। पार्टी के बड़े नेताओं को नाराज करके भी पार्टी संभालने के लिए बेटी और बेटों को तैयार कर रहे हैं। तो रामविलास पासवान राजनीति में रहते रहते बेटे को तैयार कर लेना चाहते हैं। ये क्रेडिट नहीं है, बट हकीकत यह है कि जब एक युवा राजनीति में आता है तो वो एक नई सोच के साथ आता है। और मैंने अक्सर ये कहा है कि युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नई सोच, नए विजन के साथ अपने बुजुर्गों का अनुभव भी जोड़ें। तो जो भी डिसीजन लिया गया है, कहीं ना कहीं अगर मैंने उसको लीड दिया है तो वो सबके विश्वास, सुझाव और समर्थन के बाद ही। पर क्या बिहार की जनता तैयार है वंशवाद के इस नए नवेले रोग को पालने के लिए? उन्होंने खड़ा किया है जो भी हो, मगर फिर भी जो वो हम लोगों के लिए बारे में अगर सोचेंगी, समझेंगी, हम लोगों के साथ देंगी हम औरतों को, तब हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया हम महिलाओं के लिए। तो लालू की बेटी लड़ी है, मगर उनसे हमें कोई भरोसा नहीं है, हमें जेडीयू पर भरोसा है। हर युग में बिहार की पहचान विद्रोह की जमीन के तौर पर होती है। आर्य हो या अंग्रेज, सबसे ज्यादा चुनौती बिहार से ही मिली। इस बार क्या बिहार की आवाम एक नए सवेरे की पटकथा लिखेगी? राजनीति में शामिल होती नई पीढ़ी क्या जाति धर्म से आगे बढ़कर काम को पैमाना बनाएगी? पिछले आम चुनावों में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 32 हासिल की थी। इसमें जातीय समीकरण ढूंढना बेमानी था। नीतीश सरकार ने अपने काम से लोगों का विश्वास जीता था, लेकिन इस दफा एक टूटा हुआ गठबंधन एक बार फिर जातीय गठजोड़ की ओर राज्य को धकेल रहा है। एक तरफ है सैद्धांतिक बातें, दूसरी तरफ है सच। सिद्धांत कहते हैं कि समाज को एकजुट रहना चाहिए। सच ये है कि वोट बैंक की खातिर सारी पार्टियां किसी न किसी का तुष्टीकरण, किसी न किसी की उपेक्षा करती। समझना ये है कि सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों जहरीले हैं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।